नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। और कुछ वक्त बाद मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं, पर यह मुलाकात खास है क्योंकि इस मुलाकात में हम छत्तीसगढ़ के उद्योगों पर चर्चा करने वाले हैं। उद्योगों पर चर्चा का तात्पर्य छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति से है और एक विशेष चीज़ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जापान और कोरिया के दौरे पर थे। उस दौरे का भी हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि उस दौरे में क्या खास बात रही और वह दौरा जिस नीति के तहत किया गया वो नीति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जापान और कोरिया दौरे का विश्लेषण। तो सबसे पहले हम इस दौरे की रूपरेखा को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस रूपरेखा का क्या है कि यह मुख्यमंत्री के रूप में, जी हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी का पहला विदेश दौरा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा था जो अगस्त 2025 21 अगस्त 2025 से शुरू हुआ और लगभग 10 दिनों का था। इसमें जापान और दक्षिण कोरिया शामिल थे। ठीक है, तो क्या क्या थे? ये विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री के रूप में पहला विदेशी दौरा था जो कि 21 अगस्त 2025 से शुरू हुआ, लगभग 10 दिन यानी कि 29 अगस्त 2025 तक चला, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया देश शामिल थे। ठीक, अब यह दौरा क्यों था? यह दौरा एक ग्लोबल आउटरीच मिशन का हिस्सा था जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित करना था। जी हाँ, आप समझिए इस बात को कि लगातार छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने का प्रयास किया जा रहा है, पर बात यह है कि उद्योग लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है निवेश। तो निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए यह दौरा था। अब आगे देखते हैं कि दौरे में क्या क्या खास रहा। तो सबसे पहले विष्णुदेव साय जी जापान में पहुंचे। जापान के टोक्यो शहर में उन्होंने एनटीटी लिमिटेड, सीओ काया एलआईटीओ और जेट्रो जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। ये आप देख सकते हैं। ठीक, जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक सहयोग पर चर्चा हुई। इस चीज़ को समझिए कि किसी भी प्रदेश में अगर उद्योगों को आगे बढ़ाना है या लोगों को रोजगार देना है तो उसके लिए आईटी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मुख्यतः देखते होंगे कि दक्षिण क्षेत्रों में उद्योग या लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलता है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण आईटी क्षेत्र है। वहीं स्वच्छ ऊर्जा पर भी चर्चा की और औद्योगिक सहयोग की कैसे कहाँ निवेश किया जा सकता है। ठीक, ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट फोरम में उन्होंने एसएएस सानवा कंपनी को फूड प्रोसेसिंग यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने का निमंत्रण दिया। कहाँ पे दिया? ओसाका। ओसाका जो है वो जापान का एक शहर है जहाँ पर इन्वेस्टर कनेक्ट फोरम में सानवा कंपनी, एक कंपनी है जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएएस, सास आप वो मत समझिए, वो वाली सास नहीं, एसएएस सास को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के मामले में छत्तीसगढ़ काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है। इस चीज़ को आप समझिए। भले ही छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग के कॉलेजेस हैं, कोर्सेज भी चल रहे हैं, परंतु फूड प्रोसेसिंग से जुड़े रोजगार की संख्या बहुत ही सीमित है। इसको बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की इकाई स्थापित करने का निमंत्रण दिया है। ठीक, इसके बाद मुख्यमंत्री जी पहुंचे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में। ठीक, अब जब वर्ल्ड एक्सपो 2025 में पहुंचे तो छत्तीसगढ़ पवेलियन में डोकरा कला
डोकरा कला का मतलब होता है कि बस्तर का एक आर्ट है जो कि परंपरागत हस्तशिल्प प्रदर्शन और पर्यटन संभावनाएं प्रदर्शित की गई है। अब आप इस चीज को समझिए कि उद्योगों का अर्थ केवल और केवल कंपनियां नहीं होती, उद्योगों का अर्थ पर्यटन भी होता है। क्योंकि आप इस चीज को समझिए, अगर कोई व्यक्ति आपके प्रदेश में, आपके शहर में घूमने आया, तो जब वो आता है तो जिस फ्लाइट से आया तो फ्लाइट तक आया तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला, जिस टैक्सी से होटल तक गया टैक्सी वाले को रोजगार मिला, टैक्सी से जिस होटल में गया होटल वाले को रोजगार मिला, जहाँ खाया पिया घूमा खरीदा, चाहे कपड़ा खरीदे चाहे कुछ भी खरीदे, उससे भी लोगों को रोजगार बढ़ता है। इसलिए पर्यटन संभावनाएं भी तलाशने का प्रयास किया गया। ठीक, पवेलियन में भारी आकर्षण पाया। हर दिन लगभग 22,000 आगंतुक रहे। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको समझते हैं कि वर्ल्ड एक्सपो 2025 में पहुंच गए मुख्यमंत्री जी। वहां पर क्या देखे? डोकरा कला, ठीक, जो कि बस्तर का परंपरागत हस्तशिल्प है, जिसके तहत पर्यटन संभावनाओं को तलाशने का प्रयास किया गया। अब इस प्रदर्शनी में 22,000 जो आगंतुक है वो डेली आ रहे हैं इसको देखने के लिए। तो ये थे जापान दौरे की प्रमुख बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुख्यमंत्री जी पहुंच गए दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में क्या हुआ? सियूल में मुख्यमंत्री ने ATCA एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष ली जैंग जूंग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में तकनीकी सहयोग और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। ठीक, जापान में भी उन्होंने टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, दक्षिण कोरिया में भी उन्होंने टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही ICCKE के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी ज्ञान साझेदारी की राह खोलता है। अब इस चीज को समझिए कि अगर उद्योग आएंगे तो उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों को स्किल्ड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उद्योग जब आते हैं तो वो भारी भरकम तकनीकी और मशीनों के साथ आते हैं, और ऐसी मशीनों को अगर किसी नौसिखिए व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो कुछ ही दिनों में उस उद्योग में ताले भी बंद हो जाते हैं। इस नाम से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई भी उद्योग अगर आ रहा है तो उस उद्योग में जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनका स्किल डेवलपमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए ICCKE के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब निवेश प्रस्ताव और परिणाम। अब इस दौरे का परिणाम समझते हैं। इस दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ को 6 निवेश प्रस्ताव पास हुए, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड इंडस्ट्री हो गया, कुशलता विकास अर्थात स्किल डेवलपमेंट हो गया, पर्यावरण रक्षा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक वाहन। ठीक, क्योंकि वर्तमान में लोगों को EV की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कई कारण है EV जो है वो जब हम उसको प्रयोग करते हैं तो उसकी जो चार्जिंग कॉस्ट है वो पेट्रोल की तुलना में कम है। दूसरी चीज, लगातार E20 पेट्रोल बढ़ने से जो गाड़ी की एवरेज है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण से लोग अब धीरे धीरे EV में शिफ्ट हो रहे हैं। इस नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन पर भी फोकस किया गया है। ठीक, ये प्रस्ताव राज्य में हजारों नौकरियां पैदा करने और किसानों को लाभ देने की क्षमता रखते हैं। ठीक, अब इस चीज को समझिए कि भाई चलो ठीक है, लोगों को तो रोजगार मिलेगा। ठीक, किसानों के लिए क्या है? जब प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग लगेंगे तो लोग किसानों को मैन्युफैक्चरिंग तो रॉ प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अगर एक
सीताफल आइसक्रीम का ही प्रोडक्ट लग जाता है। ठीक, तो सीताफल की खेती करेंगे किसान, पेड़ लगाएंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। तो ये दोनों को, किसानों को और नौजवानों को रोजगार देने के लिए जरूरी है। ठीक, अब इसमें भी खास क्या रहा कि ओसाका की SAS सानवा कंपनी ने 100 करोड़ की फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है। मतलब समझ रहे हो, जापान की कंपनी है सानवा कंपनी, उन्होंने छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ का फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट लगाने की इच्छा जताई है। तो आप ये मान सकते हैं कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की कंपनी लगने की संभावना है। ठीक, अब लास्ट, कुल मिलाकर यह दौरा छत्तीसगढ़ के लिए औद्योगिक विकास, वैश्विक पहचान और स्थिर निवेश के रास्ते खोलने वाला रहा। ठीक, अब हमने तो चर्चा कर ली मुख्यमंत्री के जापान दौरे की, कोरिया दौरे की, पर आप इस चीज को समझिए कि अगर ये दौरा हुआ है तो किस चीज के लिए हुआ है और किस नीति के तहत हुआ है। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की 2024 में आई उद्योग नीति की। उसको समझने का प्रयास करते हैं और उस उद्योग नीति से जुड़े सवालों को भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा में बार बार औद्योगिक नीति के बारे में पूछा जाता है। लोगों को कई बार लगता है कि औद्योगिक नीति वो पढ़ते तो जरूर है, पर पूर्णता जानकारी ना होने के कारण कभी कभी उस चीज में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा, मेरा नहीं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम दोनों मिलकर इस औद्योगिक नीति को समझते हैं और परीक्षा में अगर आ जाए तो सरलता से उसके जवाब देने के सक्षम हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति के बारे में। ठीक है, अब इस चीज को समझिए कि ये जो औद्योगिक नीति है वो 2024 से शुरू होकर 2030 तक चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि हर नीति का एक समय निर्धारित होता है और उसकी अपनी अपनी एक प्रायोरिटी होती है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ की प्रायोरिटीज हैं वो 24 से लेके 30 तक जो होने वाले हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि आधिकारिक अवधि, आप इस चीज को याद रखिए कि प्रदेश में 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक इसको लागू करने का लक्ष्य है। ठीक, कब से कब तक? 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। ठीक, अब क्या है इसमें खास? अमृतकाल, छत्तीसगढ़ विजन 2047 के तहत राज्य को हाईटेक औद्योगिक हब बनाना। जैसे कि हमने पहले सुना कि भाई मुख्यमंत्री का जो विदेश दौरा था उसमें वो आईटी सेक्टर और उसमें वो आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रिक सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं ताकि प्रदेश में हाईटेक उद्योग स्थापित हो सके और एक बड़ा हब बने। ठीक, समावेशी विकास पर भी फोकस है जिसमें SC ST, महिलाएं, सैनिक, थर्ड जेंडर और नक्सल प्रभावित समूह को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। अब आप इस चीज को समझिए कि प्रदेश में SC ST महिलाएं हैं जिसके लिए लखपति दीदी जैसी स्कीम चल रहे हैं, सैनिक है जो कि रिटायर हो जाते हैं, थर्ड जेंडर जिसे समाज में कोई मान सम्मान नहीं मिलता, हे दृष्टि से देखा जाता है, उस समाज को परिपक्व करने, उस समाज को लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए इस औद्योगिक नीति में सोचा गया है और रखा गया है। इसके अलावा बस्तर जो कभी नक्सल का गढ़ था, आज वहां नक्सलवाद खात्मे की ओर है, परंतु कहा जाता है कि एक बार जो दाग लग जाते हैं वो छूटते नहीं हैं।
पर उस दाग को छोड़ने का प्रयास है ये औद्योगिक नीति, जिसके तहत नक्सल प्रभावित जो समूह हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर पूर्व में नक्सली रहा या उसके परिवार से कोई नक्सली रह चुका हो या नक्सल प्रभावित अगर वो हुआ, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको रोजगार देने के लिए, उसको समाज में एक मानव संसाधन बनाने के लिए इस नीति को लाया गया है। ठीक, अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रोत्साहन तो देना है, तो प्रोत्साहन क्या कैसे 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 है कि एमएसएमई के लिए एसजीएसटी, प्रतिपूर्ति या पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, बिजली शुल्क में छूट, भूमि स्टाम्प में छूट, कोटा आधारित समूहवार ऑर्डर। ठीक, अब इसको समझिए, एमएसएमई के लिए स्टेट जीएसटी, ठीक, जिसमें प्रतिपूर्ति या पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी है। अगर मैं स्टेट जीएसटी से के तहत जो चीज़ें होती है या जो भी उद्योग आते हैं उसमें मैं पूंजीगत निवेश करूंगा तो मेरे को सब्सिडी मिलेगी। ठीक, ब्याज पर भी सब्सिडी मिलेगी, बिजली शुल्क मेरा हाफ हो जाएगा, और भूमि स्टाम्प शुल्क मतलब मैं जिस भूमि पर उद्योग लगाऊंगा उस भूमि के स्टाम्प में भी मेरे को छूट मिलेगा। इसके साथ कोटा आधारित समूहवार ऑर्डर, ठीक, कि भाई अगर जैसे जो समूह चलते हैं, जैसे महिला स्व सहायता समूह चलते हैं, तो उनको एक फिक्स कोटा रहेगा। ठीक, जैसे मान लो 5 समूह हैं तो एक फिक्स कोटा रहेगा। उसके बाद अगर पहले को मिल गया तो उसके बाद दूसरे को काम मिलेगा, दूसरे को काम मिल गया फिर तीसरे को, तीसरे के बाद चौथे को, कि ऐसा नहीं कि एक समूह को मिल गया तो लगातार उसको मिलेगा। कोटा आधारित समूहवार ऑर्डर। ठीक, अब क्वालिटी, पेटेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण प्रबंधन आदि पर रियायतें। ठीक, अब इस चीज को समझिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाता है, ठीक, तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसके क्वालिटी को लेकर। ठीक, क्योंकि बिना क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट आप यूज नहीं करना चाहते, चाहे वो फूड हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, सबसे जरूरी चीज है क्वालिटी। तो इसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी दिक्कत का विषय होता है, उस पर सरकार मदद करेगी। पेटेंट, अब आप इस चीज को समझिए कि अगर मैंने कोई बुक लिखी या मैंने कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं या मैं उसका मैन्युफैक्चरर हूं, तो जब तक से मैं उसको पेटेंट नहीं कराऊंगा मैं उसको नहीं बेच सकता। अगर मैं बेच रहा हूं तो कोई दूसरा व्यक्ति भी सेम प्रोडक्ट को बेच सकता है जिस पर मैं क्लेम नहीं कर सकता बिना पेटेंट के। इस नाम से पेटेंट जरूरी होता है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट इन द सेंस कि भाई मैं कोई भी अगर उद्योग लगाना चाहता हूं तो पहले मुझे पूरी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, कई सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं। जैसे उसमें एक सबसे बड़ा चीज है पर्यावरण प्रबंधन, क्योंकि कोई भी उद्योग जब लगता है तो उस उद्योग के साथ कार्बन भी निकलता है, पेड़ों की कटाई भी होती है, इसके साथ आसपास के क्षेत्र में गंदा पानी भी फैलता है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। अब इसको थोड़ा सा रियायत मिलेगा इस नीति के तहत। ठीक, उद्योगों में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वेतन रियायती अनुपूरण लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एफसीआई का 150% तक प्रोत्साहन। ठीक, अब कोई भी क्षेत्र में अगर उद्योग लगता है तो सबसे जरूरी चीज होता है कि वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जिसके लिए स्थानीय युवाओं को बढ़ावा देने के लिए वेतन रियायती है। ठीक है, रियायती वेतन मिलेंगे। उसके अलावा अनुपूरण लॉजिस्टिक्स भी है, और क्षेत्र में एफसीआई का 150% तक का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। ठीक, लेकिन ये सब चीज प्रोत्साहन और सब्सिडी हो गया, अब इसमें सरलीकरण भी हो गया है, सुविधाएं भी दी गई है। जैसे 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0। अब 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? जो 16 विभाग होते हैं
जिसमें उद्योगों को परमिशन हो गया, लाइसेंस हो गया, और भी जो उसके नियम होते हैं वो कुल मिलाकर 16 विभागों में जाते हैं, जिसमें 100 से अधिक सेवाएं हैं। उन सेवाओं के लिए एक सिंगल विंडो, अगर मैंने अपनी आईडी बना ली और मैंने उस पर लॉगिन कर लिया तो वो 16 विभाग की 100 सेवाएं मुझे एक ही स्थान पर मिलेगी। मैं वहीं से उसका अप्लाई कर सकता हूँ, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से इस ऑफिस, कि बिलासपुर से रायपुर, रायपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से जगदलपुर, जगदलपुर से सरगुजा। ऐसा घूमना नहीं पड़ने वाला जो भी प्रदेश में उद्योग स्थापित करेगा। ठीक। लॉजिस्टिक्स नीति 2025 के तहत जन विश्वास बिल लाया गया है। एआई डेटा सेंटर बने हैं, अभी अभी आपने सुना होगा। ड्राई पोर्ट है, इनलैंड वाटरवे है, 9 विकास क्षेत्र सब इस नीति के हिस्से में आ रहे हैं। अब आप इस चीज को समझिए कि भाई एआई डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, क्योंकि जब तक से एआई डेटा सेंटर नहीं रहेगा हम उद्योगों का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसका डेटा स्टोर कहाँ करेंगे। इसके अलावा ड्राई पोर्ट, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो अगर उसको नमी पड़ी तो प्रोडक्ट खराब होना शुरू हो जाता है, उसके लिए ड्राई पोर्ट भी जरूरी है। इनलैंड वाटरवे है, जमीन के अंदर से पानी की व्यवस्था। नव विकास क्षेत्र, क्योंकि जब तक से नए क्षेत्रों में विकास नहीं होगा तब तक से वहां उद्योग लगने की संभावना कम होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ओवरऑल की बात, ठीक। लेकिन इस नीति में क्षेत्रीय विकास पर भी बहुत फोकस किया गया है, ठीक। अब जैसे कि मैंने इसके शुरुआत में बताया था कि नक्सल प्रभावित लोगों को भी उद्योगों से जोड़ने, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए नक्सलगत क्षेत्र जैसे बस्तर में स्कूल, मिनी मॉल्स, पर्यटन को प्रोत्साहन दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि पर्यटन को प्रोत्साहन देना जरूरी है, क्योंकि ये अपने आप में एक रोजगार का अवसर है। मिनी मॉल्स को भी एक अवसर है, क्योंकि बस्तर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए मिनी मॉल एक सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इसका प्रोत्साहन आवश्यक है। स्कूल इस नाम से आवश्यक है ताकि बच्चे जानकारी ले सके, पढ़ सके और इन उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो शिक्षा की आवश्यकता है उस योग्य बन सके, ठीक। अब जुलाई 2025 में क्या हुआ, 1.23 लाख करोड़ निवेश प्रस्ताव आए, 20,000 से अधिक अनुमोदित रोजगार, ठीक। जुलाई 2025 में क्या हुआ कि 1.23 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया, अब 20,000 से अधिक अनुमानित रोजगार है, मतलब प्रदेश में इतने का आया है निवेश का प्रस्ताव। अब 20,000 लोग को नौकरी मिलने की संभावना है। ये केवल बस्तर क्षेत्र की बात है, ठीक। 2047 तक 75 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। 13 प्रमुख क्षेत्र हैं, 10 मिशन प्रोग्राम है। सेमीकंडक्टर यूनिट और एआई डेटा सेंटर की शुरुआत हो चुकी है, ठीक। अब आप इस चीज को समझिए कि प्रदेश में अब सेमीकंडक्टर बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है सेमीकंडक्टर। तो अगर आप कार चलाते हैं, कार में बैठते हैं और कार लेने के वाले हैं, तो आपको इस जानकारी को पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे ज़रूरी होता है। तो आप समझिए कि अगर सेमीकंडक्टर हम बना रहे हैं तो कितने बड़े रोजगार को हम आमंत्रित कर रहे हैं, कितना बड़ा रोजगार का क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। एआई डेटा सेंटर की शुरुआत हो रही है। अब इस चीज को समझिए कि प्रदेश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आईटी सेक्टर की पढ़ाई करके प्रदेश के बाहर जाकर नौकरियां कर रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रदेश में रोजगार का एक सबसे बड़ा सुअवसर खुल जाएगा जब प्रदेश में एआई डेटा सेंटर की शुरुआत होगी, जिससे क्या होगा, ये आगे भविष्य में
छत्तीसगढ़ को आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आगे बढ़ाने की एक नींव साबित होगी एआई डेटा सेंटर। ठीक, अब ये तो नई नीति हो गई। अब पुरानी नीति पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो है वो है, पर जो चला गया उसे जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्न वहां से भी आ सकते हैं। ठीक, इसकी काल अवधि क्या थी? 1 नवंबर 2019 से 31 दिसंबर 2024 तक का इसका लक्ष्य था, पर इसको पहले ही लागू कर दिया गया। ठीक, 31 दिसंबर 2024 तक का लक्ष्य था, पर प्रदेश में 1 नवंबर 2024 से ही इसको लागू कर दिया गया। ठीक, स्वावलंबी, समावेशी और सतत अर्थव्यवस्था बनाना था इसका उद्देश्य। ग्रामीण कृषि आधारित और पारंपरिक उद्योग जैसे फार्मा, हर्बल खेती, फूड प्रोसेसिंग, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना था। ठीक, इसका क्या उद्देश्य था? आईटी हब और टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना है। पुरानी नीति में क्या था? ग्रामीण कृषि आधारित और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पुरानी नीति में प्रोत्साहन किसको किसको है? एसटी एससी महिलाएं, थर्ड जेंडर, पूर्व सैनिक। ठीक, इनको विशेष सहायता दी गई और नवीन कृषि आधारित, जंगल उत्पाद आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया था। ठीक, ये पुरानी उद्योग नीति की बात चल रही है ना, इस चीज को याद रखिए। इसमें भी सरलीकरण किया गया था, सिंगल विंडो सिस्टम लागू हुआ था, समयबद्ध अनुमोदन प्रक्रिया थी, ई मार्केटिंग की सुविधा थी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, क्लस्टर विकास, स्किल प्रशिक्षण आदि थे। निष्कर्ष था बुनियादी औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना, ग्रामीण रोजगार, पारंपरिक उद्योगों का संवर्धन। लेकिन इस चीज को समझिए, सेम चीजें औद्योगिक नीति 2019 से लेके 24 तक में भी थी। तो जो 24 से जो 30 तक लागू हुआ उसमें क्या अंतर है, तो वो अंतर भी समझ लेते हैं भाई। तो सबसे पहले हम लोग पहलू है, नीति है और नई नीति है। ठीक, ये अंतर है। इसकी काल अवधि 2019 से 24 तक थी, इसकी काल अवधि 2024 से 30 तक है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य था समावेशी आत्मनिर्भर पारंपरिक उद्योग। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो निवेश आधारित हाईटेक विजन 2047। ठीक, जिसको अंजोर विजन भी कहा जा रहा है। ठीक, प्रमुख उद्योग क्षेत्र क्या थे? कृषि, स्वदेशी खाद्य, हर्बल, अनाज। अब हमारे जो नई नीति आई है उसमें क्या है? एआई, डाटा सेंटर बन रहा है, आईटी, सेमीकंडक्टर के लिए बन रहा है, फार्मा, टेक्सटाइल, रक्षा, खाद्य, लॉजिस्टिक्स। ठीक, प्रोत्साहन और सब्सिडी पे चर्चा करते हैं। सामान्य सब्सिडी, स्टाम्प माफी ग्लोबल श्रेणी में था। विस्तृत सब्सिडी है, एस जीएसटी प्रतिपूर्ति है, मतलब स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति है। पेटेंट इजी हो गया, लॉजिस्टिक्स पैकेज है। ठीक, सरलीकरण उपाय था, सिंगल विंडो ई मार्केटिंग थी, वन क्लिक सिंगल विंडो था। ठीक, डिजिटल लॉजिस्टिक है, एआई डेटा सेंटर है। विशेष समूह समर्थन, एससी एसटी महिलाएं, नक्सल प्रभावित। ठीक, ये पुरानी में थी, एससी एसटी महिलाएं नक्सल प्रभावित। ये मुख्यतः दोनों में दिया गया है, लेकिन इसमें खास क्या है? इनमें अतिरिक्त तकनीकी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, रोजगार रियायत दी जा रही है, उच्च हाईटेक फोकस भी दिया जा रहा है। ठीक, निवेश और प्रभाव क्या है? सीमित स्थानीय सुधार है। 1.23 लाख करोड़ निवेश बस्तर में है, 20,000 रोजगार है और 75 लाख करोड़ तक का हमारी अर्थव्यवस्था को बनाने का लक्ष्य है। ठीक, अब इसमें जो और प्रमुख बिंदु हैं उस बिंदु पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि पुरानी उद्योग नीति और नई उद्योग नीति में क्या क्या अंतर है। ठीक, तो पूंजी अनुमोदन कितना था? 30% तक था, जिसे नई उद्योग नीति में बढ़ाकर 40% तक कर दिया और एमएसएमई के लिए 45% हो गया है। रोजगार प्रोत्साहन में क्या था? केवल स्थानीय श्रमिकों के लिए 70% तक अनिवार्यता थी, अर्थात
किसी भी रोजगार में 70% तक जो स्थानीय निवासी है उनको आरक्षण दिया जाता था, लेकिन स्थानीय युवाओं के लिए 75% प्लस हो गया है और अतिरिक्त महिला दिव्यांग बोनस भी हो गया है। ठीक, प्राथमिकता सेक्टर क्या थी? फूड प्रोसेसिंग, खनिज आधारित, ईवी है, सोलर है, एग्रो बेस्ड है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, पर्यावरण प्रोत्साहन जो था वो सीमित था। इसमें ग्रीन इंडस्ट्री पर विशेष पैकेज है। ग्रीन इंडस्ट्री इन द सेंस जैसे मैं सोलर प्लांट लगा रहा हूँ, ठीक, तो वो ग्रीन इंडस्ट्रीज में चला जाता है। ठीक, मैं अगर हर्बल की खेती कर रहा हूँ वो ग्रीन इंडस्ट्रीज में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो ग्रीन इंडस्ट्री के लिए विशेष पैकेज था। ठीक, अब जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन है कि इसमें जो भी कार्य करवाओगे तो वो 45 दिन में होता था, ये 1 महीना में इसकी स्वीकृति आ जाती है। जैसे अगर मैंने आज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अप्लाई किया, ठीक, तो 30 दिन बाद नई नीति के तहत मेरे सारे लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑल क्लियरेंस, अगर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो 30 दिन के अंदर मुझे मिल जाएगा, जो कि पहले 45 दिनों के अंदर मिलता था। ठीक, अब परीक्षा अनुकूल सुझाव पे अपन चर्चा कर लेते हैं कि भाई इस पर आपको मैं चर्चा कर लेना चाहिए। मेंस और पॉलिटिकल साइंस के अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको समझिए कि नीति का उद्देश्य व्यावसायिक बनाम समावेशी विकास है और सरकारी दृष्टिकोण समझे। ठीक, अगर अर्थव्यवस्था से जुड़ा सवाल आएगा तो निवेश प्रवाह है, रोजगार सृजन है, आर्थिक लक्ष्य है, 75 लाख करोड़ का बजट अर्थव्यवस्था बनानी है, इसको याद रख लीजिए। आरक्षण पे चर्चा करेंगे तो विशेष समूह के लिए रणनीति और समर्थन संरचना है। सरलीकरण और ई गवर्नेंस पे चले गए तो 1 क्लिक सिंगल विंडो है, डिजिटल लॉजिस्टिक्स नीति है और ये महत्वपूर्ण है। भू राजनीति, क्षेत्रीय विकास को समझेंगे तो बस्तर का परिवर्तन समझ लेंगे, सेमीकंडक्टर यूनिट आ जाएगा, एआई डेटा सेंटर के संदर्भ में आत्मनिर्भरता को लक्षित करता है। ठीक, अब इस चीज को समझिए कि जो नई नीति है वो 2024 है, माफी चाहूंगा इसमें 25 लिखा गया था। अब नई नीति जो है इसको अपन समझते हैं कि इसमें मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो निवेश प्रोत्साहन है पहली तो विशेषता, बड़े मध्यम और लघु उद्योगों के लिए पूंजी अनुदान है, कैपिटल सब्सिडी में वृद्धि हो गई है। प्राथमिकता क्षेत्रों जैसे फूड प्रोसेसिंग, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल, एग्रो बेस्ड उद्योग के लिए अतिरिक्त लाभ है। अब मेरे को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, सोलर पैनल लगाना है, एग्रो बेस्ड उद्योग लगाना है, तो मेरे को विशेष या अतिरिक्त लाभ सरकार की तरफ से इस नीति पर दिया जाएगा। रोजगार पर फोकस है क्योंकि किसी भी प्रदेश में उद्योग लगने से जो सबसे बड़ा फायदा प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, और ये शिकायत अक्सर रही है प्रदेश में कि प्रदेश के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत जो नई उद्योग नीति है उसमें रोजगार पर फोकस किया गया है, जिसमें स्थानीय युवाओं को न्यूनतम 75% रोजगार है और उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्योंकि जब तक से उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को उद्योग अपने यहाँ काम करने के लिए आमंत्रित भी नहीं करेगा। ठीक, महिला और दिव्यांगजनों को भी भर्ती पर अलग से बोनस इंसेंटिव है जो कि उद्योग को दिया जाएगा। ठीक है, पर्यावरण अनुकूलन विकास हमने चर्चा कर ली, ग्रीन इंडस्ट्री और नवीनीकरण ऊर्जा पर आधारित प्लांट्स को प्राथमिकता है। प्रदूषण नियंत्रण मानकों में ढील नहीं है, लेकिन क्लीन टेक्नोलॉजी पर निवेश हेतु सब्सिडी है। ठीक, प्रदूषण नियंत्रण के मानकों पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पर अगर कोई ग्रीन इंडस्ट्रीज या पर्यावरण के विकास में अगर काम करने वाली कोई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है तो उस कंपनी को या उस इंडस्ट्री को विशेष सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, अब एमएसएमई समर्थन है,
बैंक लोन पर ब्याज अनुदान में बढ़ोतरी हो गई है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट में सहायता है। मैंने उद्योग लगा लिया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग बना ली, मैंने लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? जब तक से माल बिकेगा। अब माल कैसे बिकेगा? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है मार्केटिंग, उसके बाद जरूरी होती है ब्रांडिंग। क्योंकि अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट खरीदना है, एक सरल भाषा में बताता हूं, तो नमक आप टाटा का खाते हैं तो टाटा एक ब्रांड हो गया है। तो वैसी अगर आपको उन उद्योगों के माल को या प्रोडक्ट को परचेस करना है तो उसकी ब्रांडिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके लिए ब्रांडिंग में भी विशेष छूट है और एक्सपोर्ट करने में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सिर्फ यहाँ नहीं बिकते, वो विदेशों में भी बिकेंगे, देश के बड़े बड़े शहरों में भी बिकेंगे, जिसमें एक्सपोर्ट के लिए विशेष सहायता दी जाती है। ठीक, निवेश प्रक्रिया का सरलीकरण हो गया है, जिस पर हम लोग चर्चा कर दिया है। 30 दिन में स्वीकृति देने का लक्ष्य है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे संभावित लाभ की, जो कि इस नीति के तहत मिलने की संभावना है। राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश के आकर्षण, जैसे कि भी मुख्यमंत्री के दौरे पर हमने समझा कि 100 करोड़ का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए प्रतिबद्धता जताई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, एमएसएमई की मजबूती हो गई है। पर्यावरण दृष्टिकोण से टिकाऊ विकास होने वाला है। ठीक, अब ये तो हो गए, सारी चीजें हो गई, पर इस चीज को समझिए कि प्रदेश में उद्योग लगाना सबसे बड़ी चुनौतियां भी है, और चुनौती है निवेशकों का भरोसा जीतना। क्योंकि जब तक से हम निवेशकों का भरोसा नहीं जीतेंगे तब तक लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। और इन्वेस्टमेंट कब होगा या लोग कब भरोसा करेंगे? जब हम अपनी बुनियादी ढांचा की विकास को गति देंगे, जैसा कि इस औद्योगिक नीति में प्रयास किया गया है। और इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है कुशल श्रमिकों की उपलब्धता। अब इस चीज को समझिए कि अगर मैं एक व्यापारी हूं, अब मुझे बिलासपुर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले मुझे ये समझना होगा कि मेरे को जो इंडस्ट्री यहाँ स्थापित करनी है उसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया या जो बेसिक ज़रूरतें हैं, चाहे कच्चा माल हो, चाहे क्लियरेंस की बात हो, चाहे ऐसे कुशल लोग जो मेरी कंपनी में या मेरी इंडस्ट्री को बढ़िया तरीके से रन कर सके, अगर ऐसे लोग हैं मेरे पास तो मुझे विश्वास होगा कि भाई मैं बिलासपुर में एक इंडस्ट्री स्थापित कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास ये बेसिक सुविधाएं नहीं होंगी तो मैं कैसे भरोसा करूंगा कि मैं यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकूं? तो निवेशकों का भरोसा जीतना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ठीक, अब इतना कुछ तो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अब प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति 2025 किस अवधि के लिए लागू की गई है? बताओ। ऐसी सवाल पीएससी में आ जाता है समझ रहे हो? ऑप्शन गलत है, ऑप्शन है 2024 से 2030 तक का। ठीक है, कब तक के लिए लागू की गई है? 2024 से 2030 तक के। नई नीति के तहत स्थानीय युवाओं को कितने प्रतिशत रोजगार देना आवश्यक है? 75% रोजगार देना आवश्यक है। किस सेक्टर में नई उद्योग नीति 2025 में प्राथमिकता नहीं दी गई है? ठीक है,
तो किस सेक्टर में नहीं दी गई है? ईवी निर्माण पे दी गई है कि नहीं दी गई है? बिल्कुल दी गई है। सोलर पैनल पे दी गई है कि नहीं दी गई है? बिल्कुल दी गई है। फूड प्रोसेसिंग पर भी दी गया है, फूड प्रोसेसिंग पर भी दी गई है। बचता है कोल आधारित ऊर्जा, इस पर तो हमने चर्चा ही नहीं की। चर्चा इस कारण नहीं की क्योंकि इस नीति में कोल आधारित ऊर्जा पर फोकस ही नहीं किया गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बड़े प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, 30 शब्दों से लेकर 75 शब्द जैसे प्रश्न। छत्तीसगढ़ की पुरानी और नई उद्योग नीति के मुख्य अंतरों की व्याख्या कीजिए। हमने 2 चार्ट बनाए थे, पुरानी नीति, नई नीति, उस पर हमने चर्चा की है। याद नहीं आता तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लो, देख लेना। नई उद्योग नीति 2025 से राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमने बता दिया। पीछे चले जाना, देख लेना, समझ लेना, नोट्स बना लेना, और परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो लिख भी देना। ठीक, ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नीति में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? ग्रीन इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले विशेष छूट दी गई है, अलग से सब्सिडी दी जाएगी। इन सब के विषय में हमने वीडियो में पढ़ चुका है। तो कुल मिलाकर हमने इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति, जो कि वर्ष 2024 से 2030 तक चलने वाली है, उस पर चर्चा की। जिस चर्चा में हमने ये भी समझा कि मुख्यमंत्री साय का जो जापान और कोरिया का दौरा हुआ वो किस आधार पर हुआ, किस कारण से हुआ, और हमने उन प्रश्नों को भी समझने का प्रयास किया जो प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। हमने उद्योग नीति में अंतर भी समझा कि पुरानी उद्योग नीति और नई उद्योग नीति में क्या अंतर है। तो कुल मिलाकर हम सब ने, मतलब मैंने और आपने, हम दोनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति को, नई उद्योग नीति को समझने का प्रयास किया। हम आगे भी ऐसी ही विशेष टॉपिक से जुड़े वीडियो आपसे साझा करते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आगे अगर आपको लगता है कि इस विषय पर भी वीडियो बनाए जाने चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पर उस टॉपिक को लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और अन्य जानकारी से जुड़े विषयों पर भी रिसर्च करना चाहिए या आपको उसकी जानकारी पहुंचानी चाहिए, तब भी आप उसे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, या आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी हमें इस चीज़ के विषय में जानकारी दे सकते हैं कि इस विषय पर रिसर्च होनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चर्चाओं से ही समाधान मिलता है, और जिसके पास समाधान होता है उसका ही चयन होता है। क्योंकि अगर आप एक अधिकारी बन रहे हैं तो आपका मुख्य कार्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। तो इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि जब फिर मुलाकात होगी तो अगला जो टॉपिक होगा वो आपका सुझाया हुआ टॉपिक होगा। तब तक के लिए नमस्कार।